आज है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 2। ठीक है, इससे पहले क्लास नंबर 1 हो चुका है। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं और आज भी लगभग टारगेट रखे हैं कि 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम 50 तक ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं क्लास नंबर 1 में। आज इससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य टीम में, ठीक है, यानी कम्युनिटी हेल्थ सामुदायिक स्वास्थ्य टीम कहने का मतलब किसी समुदाय में स्वास्थ्य सेवा हम देने जब जाएंगे तो उसमें एक हेल्थ टीम होता है। ठीक है, यानी डॉक्टर का एक ग्रुप, नर्स व डॉक्टर व सबका एक ग्रुप होता है। ठीक है, उस ग्रुप में महामारी विज्ञानी यानी महामारी विज्ञानी भी होते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, यानी किसी कम्युनिटी में महामारी फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका कारण, कोजेज, पैटर्न इसका क्या है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य टीम यदि हम बनाते हैं, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य टीम बनाते हैं, तो टीम में तो अलग अलग हर तरह के मेंबर होते हैं। मेंबर तो सबका काम होता है एक ही उद्देश्य, पब्लिक को सेवा, हेल्थ सेवा देना। लेकिन उसमें जो डॉक्टर, कुछ डॉक्टर, सब डॉक्टर है, सब डॉक्टर अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ इस इलाज के लिए, कुछ उस इलाज के लिए। ठीक है, नर्स है, नर्स का अलग अलग काम होते हैं। तो उसमें से जो महामारी विज्ञानी होते हैं उसकी प्रमुख भूमिका क्या होता है, उसमें जो महामारी डॉक्टर होते हैं, महामारी वैज्ञानिक जो होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, वो क्या करते हैं। तो आप सोच सकते हैं महामारी विज्ञानी क्या करेंगे। यदि किसी भी कम्युनिटी में महामारी फैले होंगे तो यही करेंगे, वहाँ उसके बारे में पता करेंगे कि आखिर महामारी फैले कैसे हैं, यही ना आपका रोल होगा, है कि नहीं। तो अब इसी के आधार पर आपको ऑप्शन ढूंढना है। पहला कहता आबादी में बीमारी के पैटर्न और कारणों का अध्ययन करना। एकदम सटीक बैठ रहा है, क्योंकि महामारी विज्ञानी है आपके ग्रुप में, मान लिया आप ही का हेल्थ टीम है, तो उसका क्या काम होगा। ठीक है, हम कहेंगे कि आपके ग्रुप में सफाई कर्मी है, तो सफाई कर्मी का क्या काम होगा, सफाई कर्मी साफ सफाई करेंगे। ठीक है, नर्स क्या करेंगे, नर्स का जो काम है वो करेंगे। डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर का जो काम है वो करेंगे। महामारी विज्ञानी है, यानी अध्ययन करने के लिए वो आया है किसी कम्युनिटी में, तो वो क्या करेंगे, किसी भी बीमारी का पैटर्न और उसके कारणों का पता लगाएंगे। तब तो उसके बाद जो है, यानी एक तरह से कहिए कि बीमारी का कारण को पता कर लेना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो एकदम बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। दूसरा कहता औषधि का प्रबंधन। औषधि का प्रबंधन तब नहीं, औषधि मतलब दवाई का प्रबंधन तब न कीजिएगा जब आपको बीमारी पता चल जाए, ये तो नहीं होगा। प्रत्यक्ष नर्सिंग देखभाल, ये भी नहीं होगा। दंत परीक्षण आयोजन करनी है, दांत उससे क्या इसको लेना, जब महामारी है तो महामारी के लिए अध्ययन करेगा वो, है कि नहीं। तो यानी इसका सटीक आंसर हो जाएगा आबादी में, यानी जहाँ कम्युनिटी है, बीमारियों के पैटर्न और कारणों का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जब कभी भी आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। इसलिए हमेशा टारगेट रखिए कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको आंसर खुद न खुद मिल जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है, बड़ा कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है, कोई रणनीति है जो रणनीति नहीं है, ठीक, वो रणनीति के अंतर्गत नहीं आता है, जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट के लिए करते हैं। जिसका उपयोग, यानी ऐसा बाल स्वास्थ्य देखभाल के होम विजिट के लिए रणनीति बनाते हैं। ठीक है, कि हम कैसे बच्चे को देखभाल देंगे, उनमें से रणनीति जो बनाते होंगे तो उनमें से कोई ऐसा रणनीति है जो उस रणनीति से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। यानी इस एग्जामिनर ने क्या किया है, ये थोड़ा सा पागलपन बनाने के लिए शुरू में ही रणनीति नहीं लिख दिया। ऐसे लिख देता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से बाल स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी रणनीति नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, शुरुआत में ही लिख दिया ऐसी रणनीति नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप पहाड़ पे जा रहे हैं तो पहाड़ पे जाने के लिए 10 रणनीति बनाइए कि ना बनाइए, 10 मैंने अपना रणनीति बनाइए, कैसे कैसे हमको चढ़ना है, कैसे कैसे जाना है, कहाँ हमको खाना खाना है, कहाँ क्या करना, एक रणनीति बनाइएगा। हम उसमें से कहेंगे, 10 रणनीति में से कहेंगे कि एक रणनीति ऐसा हुआ, खाना की व्यवस्था कर लेंगे। दूसरा कैसे पहाड़ पे चढ़ना, वो रणनीति हुआ। और तीसरा आपको ऑप्शन देंगे कि हमें हेलीकॉप्टर पे चढ़ना है। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर पे यदि आपको चढ़ने रहेगा तो पहाड़ की रणनीति बनने की कोई जरूरत है ही नहीं। यानी कुछ ऐसा तीसरा होगा जो उस पहाड़ से चढ़ने से रणनीति से रिलेटेड होगा ही नहीं है। ठीक है, यानी वही कह रहा है कि बाल स्वास्थ्य नर्स के लिए होम विजिट के समय, करते समय आप रणनीति बनाइएगा। ठीक है, तो कुछ रणनीति ऐसा होगा जो उससे रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप जो है ध्यान समझिएगा, आपसे रिलेटेड आप 6 सब्जेक्ट हैं, BTSC 10,709 परमानेंट एग्जाम, परमानेंट जो ANM बहाली आता है उसमें से 6 सब्जेक्ट है। तो 6 सब्जेक्ट में से आप जो रणनीति बनाइएगा वही 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं बनाइएगा। ठीक है, हम कहेंगे मैथ पढ़ने लगिएगा आप, तो कहिएगा मैथ तो पूछता ही नहीं है,
ठीक है, जो परमानेंट बहाली आता है उसमें पूछता ही नहीं है, तो कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति नहीं है। तो ऑप्शन 1 देंगे हमें चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड पढ़ना है, ऑप्शन बी देंगे कम्युनिटी से रिलेटेड पढ़ना, ऑप्शन सी दे देंगे ठीक है कि हमें मिडवाइफरी पढ़ना, ऑप्शन डी देंगे हमें गणित पढ़ना है। ठीक है, बताइए आप जो एएनएम की तैयारी कर रहे हैं क्या गणित इससे रिलेटेड है? नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बिना मतलब का उल्टा कर दिया, उजरा दिया है। यही चीज़ों को समझिएगा तो क्वेश्चन में एकदम तनिक भी जान परान नहीं है। ठीक है, तो सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती है, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़िए। ठीक है, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग होम विजिट करते समय, ठीक है, करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी रणनीति होगा? ठीक है, तो इसका मतलब 3 रणनीति होगा इसमें, क्योंकि यहीं पे लिख देता या कौन सी रणनीति होगा कहता तो जो होना चाहिए वो होगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे लिख देता कौन सा रणनीति नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। यानी वास्तविकता में, हकीकत में देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से यहाँ लेकर के और इसको पीछे डाल देना चाहिए, तब ये क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी होता। लेकिन एग्जामिनर ने पहले ही नहीं दे दिया। खैर घबराना नहीं है, यही तो है क्वेश्चन को पकड़ करके हमें हल करना है। तो आप इसको पकड़िए यहाँ से कि बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी रणनीति नहीं है। ठीक है, यानी आप रणनीति बनाइएगा, होम विजिट करने के लिए जाइएगा और सांस्कृतिक बाधाएं यानी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगे जो डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो कौन सी रणनीति नहीं है? पहला कहता है शब्द जाल या चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग से बचना चाहिए। आप मुझे बताइए, होम विजिट के लिए जाइएगा, ठीक है, तो होम विजिट में आप डॉक्टरी भाषा बोलिएगा तो अगला व्यक्ति क्या उतना एजुकेटेड है? नहीं है। ठीक है, एजुकेटेड है नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें होम विजिट के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? शब्द जाल या चिकित्सा शब्दावली से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ये रणनीति है। होम विजिट के लिए आपको बताए हैं, याद कीजिएगा, डिटेल पढ़ाए हैं, उसमें कहे हैं कि जब आप होम विजिट के लिए जाइएगा तो वैसा शब्द का प्रयोग नहीं कीजिएगा ताकि अगला व्यक्ति समझ ना पाए। तो ये रणनीति में आएगा, रणनीति में यही आएगा कि हमें वैसा शब्द जाल का प्रयोग नहीं करना है ताकि अगला व्यक्ति समझ ना पाए। तो ये रणनीति में है। कहता नस्लवाद और भेदभाव मुद्दे से संबंधित, बिल्कुल हम आपको नहीं बोले कि नस्लभाव और भेदभाव मुद्दे से संबंधित आपको ये रणनीति में बनाना है कि हमें नस्लभाव, ठीक है, नस्लभाव और भेदभाव नहीं करना है। क्लियर कट, ये आपकी रणनीति में है क्योंकि किसी होम विजिट के लिए आप जा रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो दुभाषियों का उपयोग करना, ये भी रणनीति करेंगे। जरूरत हो तो दुभाषा का उपयोग करेंगे। दुभाषा का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे हम गए हैं, ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसी की मातृ लैंग्वेज, मातृ लैंग्वेज का मतलब क्या, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ की जो भाषा है, जैसे भोजपुर में लोग रहते हैं, हिंदी भी हुआ भोजपुर हुआ। अब भोजपुर में कुछ लोग पढ़े लिखे उतना नहीं है तो वो भोजपुरी बोलेंगे। तो हम यदि टारगेट रखेंगे कि रउआ ई सुई ले लेवे, तो अब हम भी भोजपुरी उतना नहीं जानते हैं तो उसी भाषा में बोलिएगा तो अगला व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा। तो ये भी रणनीति आपका है। कहता भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से बचना है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना है। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना नहीं, ये बचना नहीं है। बचिएगा तो फिर भाषा संबंधी, मान लीजिए आप जहाँ पे हम गए हैं, ठीक है, वहाँ पे यदि हमें भाषा संबंधी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो हमको जो टेक्निकल चीज़ें चाहिए जिसके माध्यम से उस भाषा को हम चेंज करके लोगों को समझा सकते हैं, तो वो रणनीति आपके पास होना चाहिए, तभी तो व्यक्ति को बताएंगे। तो यहाँ कहता है प्रौद्योगिकी उपयोग से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। नहीं, हमें बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रणनीति में आपका शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाषा संबंधी प्रॉब्लम होता है। भाषा संबंधी प्रॉब्लम कहता कि भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, ठीक है, प्रौद्योगिकी उपयोग से बचना चाहिए। टेक्निकल चीज़ों से हमें नहीं बचना चाहिए, क्योंकि यदि जितना संभव हो सके हमें उसका उपयोग करके लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो ये रणनीति में शामिल नहीं है। बाकी ये रणनीति है, ये रणनीति है, ये रणनीति है। 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर वीडियो मेरा देखिएगा, हम जो बता रहे हैं चीज़ें एकदम समझ में आ जाएगा। घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा ही दिया एग्जामिनर ने, आगे में ही नहीं लिख दिया है, ताकि थोड़ा सा आप भ्रमित हो जाए। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम बहुत ईजी है। ठीक है, कहता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में काम करने में निम्नलिखित में कौन सी चुनौती है? यानी एक कम्युनिटी में आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन सी जो है माने चुनौती होता है? कहता है सीमित संसाधन और फंडिंग।
देखिए संसाधन सीमित रहता है, ये भी बात चुनौती रहता है। सीमित, चूँकि आपको बजट पढ़ाएं, ध्यान कीजिएगा, बजट पर स्टॉक पढ़ाएं, स्टॉक में आपको बताए हैं कि कम संसाधन में आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना है। तो ये भी एक चुनौती है कि हमें कम से कम खर्च में बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये एक मेरे लिए क्या है, क्या हम आपको कहेंगे कम खर्च में कम तेल में खाना बनाइए, तो खाना बनाने के लिए आपको कहें तो आपके लिए एक चुनौती हो जाएगा कि टारगेट रखना पड़ेगा कि हमें कम से कम में काम करना है। ठीक है, तो ये एक चुनौती आता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जटिल सामाजिक और पर्यावरणीय कारण से संबंधित ये भी चुनौती है। ठीक है, सांस्कृतिक और भाषा संबंधी भाषाओं पर काबू पाना ये भी चुनौती है। ठीक है, हर कम्युनिटी में आप जाइएगा उसकी संस्कृति और भाषाएं जो हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस भाषाओं पर काबू पाना ये भी एक तरह से क्या होता है, चुनौती होता है। अब मान लीजिए हम भोजपुर में कुछ काम चले गए, हम हिंदी भाषी या मैथिली है, अब मैथिली हमको आता है खूब बढ़िया से, ठीक है, हिंदी आता है, अब हमें ड्यूटी पड़ गया हमें भोजपुरी क्षेत्र में, तो थोड़ा सा आपको हल्की फुल्की भोजपुरी भी सीख लेनी होगी। ठीक है, ताकि लोकल भाषा में उसे समझाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चुनौतियां आते हैं। ठीक है, तो तीनों चुनौतियां हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यानी डिटेल आप पढ़ करके जब ये ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आएगा। हाँ, लेकिन डिटेल में केवल एक बार पढ़ लिए तो नहीं होता बाबू, ये ध्यान रख लीजिए। किताब भी एक बार पढ़ लेने से दिमाग में, यदि कोई चीज़ नया मेरे लिए है तो उसको 2-3 बार पढ़िएगा, तब वो दिमाग आपके दिमाग में सेट होगा, तब क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। ये नहीं कि चीज़ें हम कभी पढ़े ही नहीं, एक बार हम पढ़े, ठीक है, अब कम पढ़ाएंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ढेर पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको 2-3 बार उसे पढ़ना पड़ेगा, ढेर तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन है। ठीक है, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख करके। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, ठीक है, नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, यानी होम विजिट करने के लिए जाते हैं तो उनमें से कौन सा प्राथमिक उद्देश्य आपका नहीं है। ठीक है, पहला कहता है संभावित स्वास्थ्य सेवा को शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप करना, दूसरा कहता है तीव्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। ठीक है, और तीसरा कहता परिवार के सहायक और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ये तो बिल्कुल 100% सही लग रहा है। स्वास्थ्य व्यवहार और रोगी की रोकथाम करना, ये भी बिल्कुल सही है, हम व्यवहार बेहतर करेंगे और रोग की क्या करेंगे, रोकथाम करेंगे, ये भी बिल्कुल है। कहता संभावित स्वास्थ्य समस्या को शीघ्र पहचान करना और हस्तक्षेप करना, हमारा टारगेट रहता है कि जल्दी से जल्दी उसे पहचान करना और हस्तक्षेप करना। तीव्र देखभाल सेवा देना, एकदम फास्ट देखभाल सेवा देना नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं रहता है, क्योंकि ग्रामीण लोगों में जाएंगे हम फास्ट सब कुछ काम करेंगे, वो बुझ भी नहीं पाएगा, हम फटाफट बता देंगे समझा देंगे ये वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है। टारगेट रहता है कि अगला व्यक्ति अच्छे ढंग से कोई भी चीज़ों को सीखे समझे और उसको जो सेवा देना उसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तीव्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना ये जो है प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएंगे 2 नंबर यानी बी। आगे कहता है, ध्यान समझिएगा कि प्रसव पूर्व काउंसलिंग के दौरान, ठीक है, प्रसव पूर्व काउंसलिंग का मतलब क्या हुआ, प्रसव से पहले उसे परामर्श दे रहे हैं। ठीक है, परामर्श के दौरान, ये प्रसव से डिलीवरी से पहले आप परामर्श दे रहे हैं। ठीक है, तो ये परामर्श देने के दौरान एक दाई को निम्नलिखित में किस विषय पर शिक्षा परामर्श करना चाहिए, एक दाई को किस विषय पर शिक्षा और परामर्श प्रदान करना चाहिए, किस पे आप जो है, एक दाई है, ठीक है, उस दाई को किस पे शिक्षा देना चाहिए। प्रसव पूर्व आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, ठीक है, तो किस पे आप परामर्श दीजिएगा, ये आपसे कह रहा है। कहता पोषण और व्यायाम देखने से पता चलता है, प्रसव पीड़ा के लक्षण और संकेत पर प्रसवोत्तर देखभाल, एकदम देखने से पता चलता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इस देखने से पता चलता है कि क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है पोषण और व्यायाम पे हम बात बोलेंगे, हल्का फुल्का जो व्यायाम हो सकता है। प्रसव पीड़ा के लक्षण, यानी आपको ट्रू फैन आ रहा है तो उसका क्या लक्षण है ये जानना जरूरी है, ये आप उसको काउंसलिंग में बताइएगा, परामर्श दीजिएगा। ठीक है, प्रसवोत्तर देखभाल, यानी प्रसव के बाद भी देखभाल देना है आपको, डिलीवरी के बाद भी देखभाल देना है, ये परामर्श देना, ताकि अगला व्यक्ति एकदम मोटिवेट रहे, बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, मानसिक रूप से वो उसको तनाव नहीं आ सके। ठीक है, तो ये परामर्श और शिक्षा, यानी नहीं लग रहा आपको तीनों की शिक्षा हम दे सकते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ढूंढिए क्या हो सकते हैं, 3 इसका आंसर बिल्कुल सटीक होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु और छोटे बच्चे के प्रभावी होम विजिट का प्रमुख तत्व नहीं है, यानी होम विजिट में ज़्यादातर आपको सब पढ़िएगा, उसमें नहीं कौन है, ढेर क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा है। एग्जामिनर आप देख रहे हैं कि कहता कौन सा नहीं है,
ठीक है, इसका मतलब है कौन कौन सा है ये जानना पड़ेगा, और तब नहीं बोला। क्यों? ऐसे तो हम बता ही दिए आपको कि होम विजिट में क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन नहीं है, ज़्यादातर ऑप्शन लास्ट में नहीं लगा करके दिया है। देख रहे क्वेश्चन, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु और छोटे बच्चे के प्रभावी होम विजिट के लिए प्रमुख तत्व नहीं है, यानी इफेक्टिव होम विजिट हो उसके लिए कौन सा प्रमुख तत्व नहीं है। अब ऑप्शन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। कहता नवजात शिशु और जो है छोटे बच्चे के लिए होम विजिट के लिए आप गए हैं, ठीक है, तो कौन सा काम आप कौन सा प्रभावी इफेक्टिव नहीं है ये पूछा जा रहा है आपको। इसका मतलब 3 इफेक्टिव होगा, 1 इफेक्टिव नहीं होगा। कहता परिवार के साथ भरोसेमंद संबंध स्थापित करना, ये तो हम आपको बोले हैं, जब तक उसको भरोसा नहीं होगा तब तक वो इफेक्टिव नहीं हो सकता होम विजिट। कहता स्वास्थ्य देखभाल नियुक्तियों के लिए परिवहन प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल नियुक्तियों के लिए परिवहन प्रदान करना, ये होम विजिट से रिलेटेड है आपको कि हम होम विजिट के लिए जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ परिवहन देने की बात है। ये तो आपकी पर्सनल है परिवहन लेके जाना जहाँ आप काम करने के लिए जाइएगा, वो तो नहीं है। वो बच्चे और स्वास्थ्य देखभाल के लिए इफेक्टिव के अंतर्गत ये नहीं आता है कि स्वास्थ्य देखभाल नियुक्तियों के लिए परिवहन प्रदान करना, ये इफेक्टिव के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखते हैं परिवार के अनुरूप शिक्षा और सहायता प्रदान करना, बिल्कुल जो फैमिली चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, हेल्थ एजुकेटेड देना है। बच्चे के स्वास्थ्य और विकास में व्यापक मूल्यांकन करना कि बच्चे में कितना डेवलप हो रहा है उसका मूल्यांकन करना, तो ये होम विजिट के अंतर्गत आता है। ये आता है, ये आता है, ये आता है, लेकिन ये नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन था जो एग्जाम में बच्चे जो गड़बड़ाए थे। 1 मिनट इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम प्रीवियस, ये सब टोटल क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, जो कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड और कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का कुछ कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी में भी जाकर मिलता है, ठीक है, जो हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यही सब क्वेश्चन देख देख करके बच्चा क्या हो रहा था, घबरा जा रहा था, लेकिन अब डिटेल पढ़ने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहता निर्धारित गतिविधियों के लिए उपकेंद्र और क्लिनिक का आयोजन करते समय दक्षता और प्रभावशील सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको हम डिटेल में समझाए थे कि इसका महत्वपूर्ण कारक है समुदाय की आवश्यकता और पीक डिमांड के समय, ठीक, पीक डिमांड समय के अनुसार सेवाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता को संरक्षित करना, यानी क्या डिमांड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कर्मचारी होनी चाहिए, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएंगे। ये हम डिटेल क्लास में खूब अच्छे से समझा दिए हैं, क्योंकि यहाँ भी चीज़ें उतना ज़्यादा समय लग जाता है इसमें, ठीक है। अंतःगर्भाशयी देखभाल, अंतःगर्भाशयी देखभाल का मतलब क्या हो, जब महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी सबसे आवश्यक है, ठीक है। निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी कहने का मतलब हुआ आप बराबर कहते हैं कि डायरेक्ट बराबर आप अल्ट्रासाउंड कराते रहिए, ठीक है, जरूरी जब उसको बराबर मतलब जो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो निरंतर इलेक्ट्रिक भ्रूण निगरानी, इलेक्ट्रिक भ्रूण निगरानी मतलब क्या, जो मशीनरी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, ठीक है, बच्चा को बराबर देख रेख करना क्यों जरूरी होता है। अंतःगर्भाशय देखभाल में निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी, आप समझिए, कहते हैं कि कहीं कहीं दूर दराज में लोग रहते हैं, ठीक है, ये पहाड़ी इलाका में रहते हैं, वो तो आता भी नहीं है सर ये क्लिनिक पे, ठीक है, और बच्चे जो उसको जन्म हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा निरंतर नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी आवश्यक है, यानी उसको बराबर जांच कराना बहुत जरूरी है। तो क्यों जांच कराना जरूरी है आप सोचिए, तो इसका मतलब है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तभी तो नियंत्रण हम कह रहे हैं। निरंतर मतलब कंटिन्यूटी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी यानी बच्चे की देख रेख करना बहुत ही जरूरी है। तो आप कहिएगा सर पहाड़ी इलाका में रहता है उसको तो भ्रूण निगरानी की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दूर दराज में लोग रहते हैं, कहाँ डॉक्टर के पास बराबर आते हैं, आप सोचिए किसको भ्रूण निगरानी के बराबर जरूरत होगा, तो इसका मतलब जिसमें प्रॉब्लम होगा उसी को भ्रूण निगरानी के बराबर जरूरत पड़ेगा। यहाँ कह रहा है निरंतर कंटिन्यूटी इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी की आवश्यक है, यानी बच्चा के बराबर देखते रहना, फीटल हेड चलता है कि नहीं चलता है, अल्ट्रासाउंड करा करके सब चीज़ों को चेक करता रहना पड़ता है। तो वैसे बच्चों को देख रेख बराबर जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अंतर्गत। जो उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था यानी हाई रिस्क वाला जो होता है उसको बराबर देख रेख करते रहना पड़ता है। कहीं हो सकता है हाई रिस्क क्या है, हो सकता है डिलीवरी पहले करना पड़ जाए,
ठीक है, क्यों उसको देख रेख नहीं कीजिएगा, हाई रिस्क में है, तो उसको बराबर निगरानी रखना पड़ता है कि कब इसको जब देखेंगे, हम टारगेट रखते हैं कि कम से कम 37 सप्ताह हो जाए, यानी यदि अच्छा है तो 37 सप्ताह ज़्यादा तक जाने देते हैं, और नहीं है तब उस कंडीशन में हमको 37 सप्ताह से पहले या 37 सप्ताह तक में हमें जल्दी से उसे डिलीवरी करना पड़ता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी उसके लिए आवश्यक है जो बच्चा क्या है, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था यानी हाई रिस्क वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सीधी निचली पीठ दर्द के प्रारंभिक प्रबंधन में शामिल है। निचली पीठ में जो है दर्द है उसके प्रबंधन में, मैनेजमेंट में कौन सा शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी NSAID और भौतिक चिकित्सा। जो भौतिक चिकित्सा है सीधी निचली पीठ के दर्द के प्रबंधन में ये शामिल है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, कहता है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में प्रभावी यानी इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव जो है रिकॉर्ड कीपिंग रोगी सुरक्षा कैसे योगदान देते हैं। ठीक है, देखिएगा, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में प्रभावी रिकॉर्ड कीपिंग रोगी सुरक्षा में कैसे योगदान देती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसको हम आपको समझाए हैं बहुत डिटेल से, बेहतर तरीके से, कि व्यापक रोगी को डेटा लेना है और सटीक निदान और उपचार में क्या करना, सहायता। ऑप्शन नंबर 1 यानी उसका जितना अधिक से अधिक हम जानकारी ले सकें ताकि उसका बेहतर ढंग से सटीक ढंग से इलाज उसका हो सके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कहता स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संपूर्ण और सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने में प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य देखिए, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, यानी उसका एक इफेक्टिव, ठीक है, बेहतर उसका रिकॉर्ड बना रहे। ठीक है, बना रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी सटीक रूप से उसका रिकॉर्ड आप रखने के लिए क्यों चाहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो उद्देश्य यही चाहते हैं ना कि उसका सटीक रिकॉर्ड रखें, तब ना उसका हिस्ट्री बेहतर रहेगा, ताकि ज़रूरत पड़ेगा तो गुणवत्तापूर्ण उसको सेवा हम दे सकते हैं। तो रोगी की स्वास्थ्य इतिहास और देखभाल की निरंतर और गुणवत्ता का विस्तार रूप से क्या करना, विवरण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, आगे कहता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने की मुख्य मापदंड क्या है। ठीक है, मुख्य मापदंड क्या, यानी एक कम्युनिटी में गए हैं, ठीक है, तो उसकी नेताओं की पहचान करने के लिए मुख्य मापदंड क्या है। लीडर्स का समुदाय के भीतर प्रभावी प्रभाव और विश्वास होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी कम्युनिटी में गए, कोई नेता को हम चुने, ठीक है, नेता को हम चुने का मतलब नेता से हम सहायता लेना चाहते हैं, तो हम वैसे नेता चुन लेंगे जिसका कोई उस समुदाय में कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आपको लगता है उससे हेल्प मिल पाएगा? नहीं। आप किसी कम्युनिटी में गए हैं, जैसे मुखिया का करने का, तो मुखिया से संपर्क कीजिए, क्योंकि उस कम्युनिटी को समझाना है नए योजना के बारे में। ठीक है, अब मुखिया को कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या लगता है आप लेके जाइएगा, योजना के बारे में समझाइएगा, लोग आएगा आपके पास? नहीं आएगा। आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि लीडर्स का समुदाय में क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है कि नहीं उसका, लोग उस पर विश्वास करता है कि नहीं, और विश्वास का होना, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सटीक आंसर जवाब है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में आवश्यक स्टॉक को इंडेट करने और बनाए रखने के लिए मुख्य विचार क्या है। इसको हम समझाएं आपको डिटेल क्लास में, देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि ये समझाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी तीनों इसका हो जाएगा। यानी स्टॉक इंडेट करते इसमें, इंडेट मतलब क्या, मंगाना और बनाए रखने पर मुख्य विचार क्या है, तो मुख्य विचार यही ना होगा, स्टॉक के स्तर के सटीक आकलन करना और भविष्य में जरूरतों को पूर्वानुमान लगाना, बिल्कुल, खरीद और इन्वेंट्री नियंत्रण और स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करना, खराब होने या हानि को रोकने के लिए यही नहीं करते हैं आप, स्टॉक इसलिए नहीं करते हैं ताकि खराब ना हो, ठीक है, हानि ना हो, और आवश्यक जो हो उसको क्या करना है, आवश्यकता के अनुसार प्रबंध करना, और जो कम्युनिटी की जरूरत पड़े उस हिसाब से हमें देना है। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सटीक जवाब है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको समझाएंगे यहाँ पे तो लगभग 20 मिनट लग जाए, जबकि वही क्वेश्चन हम डिटेल में समझाए हुए हैं डिटेल से। ये बताए थे मिशन इंद्रधनुष का, जो बताए थे मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताए थे आपको, ठीक है, कम्युनिटी ये प्राइमरी हेल्थ केयर में समझाए थे, उसी का क्वेश्चन इसमें भी आ गया है, ठीक है, चूँकि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो मिशन इंद्रधनुष बताए थे कि ये सार्वभौमिक टीकाकरण का ही एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 3।
आगे बढ़ते हैं। कहता प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षण पर प्रसव काउंसलिंग से गर्भवती महिला को सूचित किया जाना चाहिए कि ये परीक्षण निम्न में से किसके लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, क्या हुआ, प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षण पर प्रसव पूर्व काउंसलिंग में प्रभावी प्रसव पूर्व काउंसलिंग में गर्भवती माताओं को सूचित करने का मतलब हुआ डिलीवरी से पहले स्क्रीनिंग यानी जांच जो कराते हैं, ठीक है, वो जांच के बारे में जो प्रसव पूर्व आप काउंसलिंग दीजिएगा यानी प्रसव पूर्व जो परामर्श दीजिएगा, ठीक है, उसमें क्या सूचित करना चाहिए, यानी क्या परीक्षण के लिए डिजाइन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब आप डिलीवरी से पहले जो उसको परामर्श दीजिएगा उसमें आप क्या बताइएगा कि प्रसव पूर्व जो स्क्रीनिंग होगा वो स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। तो यही पूछ रहा है आपको क्या बताना है। कहता है अपने माता पिता की देखभाल और विकास के अनुकूल, ठीक है, प्रसव की सटीक तारीख और पूर्वानुमान लगाने के लिए बच्चे की लिंग और शारीरिक गुणवत्ता लिंग निर्धारण लिंग के लिए नहीं होगा। यहाँ पे कुछ आनुवंशिक स्थिति और जोखिम के मूल्यांकन करने के लिए बिल्कुल, ठीक है, ये बात एकदम बिल्कुल सटीक है, ठीक है, कि कुछ आनुवंशिक और की स्थिति और जोखिम की मूल्यांकन करने के लिए, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ करा यही नहीं बोले कि थोड़ा सा क्वेश्चन को सीधा लिखता तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रसव पूर्व काउंसलिंग से मतलब डिलीवरी से पहले जो परामर्श दे रहे हैं, ठीक है, से गर्भवती माताओं को सूचित किया जाना चाहिए, यानी सूचित किया जाना चाहिए कि ये परीक्षण, यानी कहने का मतलब हुआ आपको डिलीवरी से पहले हम आपको परामर्श दे रहे हैं। जब परामर्श दे रहे हैं तो उसमें आपको एक जानकारी देंगे। क्या जानकारी देंगे कि स्कैनिंग परीक्षण के बारे में बताएंगे, क्या होता है स्कैनिंग परीक्षण, स्कैनिंग परीक्षण से क्या आपको फायदा होगा, यही भाषा है, इतनी बातें हैं। लेकिन एग्जामिनर ने इसको क्या किया, घुमा के लिखा है, जिससे बच्चे क्या होगा, पढ़ते ही भाग जाएगा कि पता ही नहीं, समझ में नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन जब कभी भी आएगा, ठीक है, उसको 2-3 बार पढ़िएगा, वहां से भी नहीं समझ में आएगा, आधा दूर से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन सिंपल भाषा में यही है कि हम एक प्रसव पूर्व जो है यानी डिलीवरी जब एक महिला प्रेग्नेंट है उसको काउंसलिंग परामर्श हम दे रहे हैं। तो परामर्श जब देंगे तो परामर्श में कहेंगे देखिए आप जो है स्कैनिंग भी करा लीजिएगा, तो वो पूछेंगे स्कैनिंग क्यों कराएंगे, ठीक है, तो उस स्कैनिंग के महत्व के बारे में उसको समझाना है। ठीक है, कि ये जो स्कैनिंग है किस लिए डिजाइन किया गया, क्यों महत्व है, तो वो डिजाइन है कुछ आनुवंशिक स्थिति और जोखिम के मूल्यांकन करना, यानी कुछ ऐसे आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाते हैं, हो सकता है आनुवंशिक कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, एबॉर्शन भी होता है, कुछ देखें आनुवंशिक कारण भी होते हैं, ठीक है, एबॉर्शन में भी, ठीक है, तो यदि एबॉर्शन होने की संभावना नहीं हो, यानी पहले ही हमें पता चल जाए कि इसमें कुछ आनुवंशिक प्रॉब्लम है, ठीक है, तब तो उसका इलाज हो सकता है। ठीक है, हम यदि उसको स्कैनिंग नहीं कराते हैं तो हमको क्या पता चल पाएगा कि कोई उसको आनुवंशिक संबंधी बीमारी भी है, नहीं ना। तो प्रसव पूर्व जो हम सलाह देंगे उसमें हम बताएंगे उसको स्कैनिंग के बारे में, ठीक है, तो स्कैनिंग के बारे में बताएंगे तो वो पूछेंगे स्कैनिंग का क्या क्यों कराएंगे भाई, तो स्कैनिंग इसलिए कराएंगे कि कुछ आनुवंशिक स्थिति और जोखिम के मूल्यांकन को करने के लिए, नहीं आनुवंशिक कोई डिजीज तो नहीं, आनुवंशिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके मूल्यांकन के लिए हम उसको बोलेंगे, इसके मूल्यांकन के बारे में उसको हम बताएंगे। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ से तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यही चीज़ें आप ये चीज़ें इसको बाद में लिख करके देता कि प्रसव पूर्व काउंसलिंग में एक माता को हम बता रहे हैं स्कैनिंग के बारे में, ठीक है, तो ये स्कैनिंग की क्या, ये जो स्कैनिंग है ये किस लिए डिजाइन किया गया, ये स्कैनिंग क्या बताता है, तो वो समझ जाएगा कि स्कैनिंग के बारे में क्यों कह रहा है। ठीक है, तो स्कैनिंग के बारे में इसलिए कह रहा है कि कुछ आनुवंशिक स्थिति और जोखिम के मूल्यांकन करने के लिए। आगे चलते हैं। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, ये सब क्वेश्चन इतने क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब घुमा करके हैं कि जब तक वो डिटेल नहीं पढ़ेगा, 2-3 बार नहीं पढ़ेगा, ये क्वेश्चन उसके दिमाग से जाएगा नहीं। जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया है, घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, ये सिंपल भाषा में आपसे पूछेंगे, आपको खाली यही बोलेंगे अच्छा प्रसव पूर्व आपको सलाह दे रहे हैं, ठीक है, काउंसलिंग कर रहे हैं, तो प्रसव पूर्व सलाह देंगे तो उसमें बताएंगे आप स्कैनिंग भी करा लीजिएगा। ठीक है, कहेगा स्कैनिंग क्यों कराएंगे भाई, स्कैनिंग इसलिए कराएंगे कि कहीं न कहीं जैसे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्यों कराएंगे भाई, कि इसलिए करा लेंगे ताकि कि कोई किसी तरह के कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जा सके समय के अनुसार यदि संभव हो तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतनी बातें हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को क्या किया है, प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षण पर, ठीक है, प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षणों पर प्रसव पूर्व, ठीक है, काउंसलिंग से गर्भवती माता को सूचित किया जाना चाहिए, सूचित किया जाना चाहिए कि ये परीक्षण निम्न में से किसके लिए डिजाइन किया गया है, यानी किसके लिए डिजाइन किया गया, ये जो परीक्षण है किस लिए परीक्षण है,
ठीक है, तो बस यही है, कुछ अनुवांशिक स्थिति की जोखिम के मूल्यांकन करने के लिए। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा आगे से घुमा दिया है तो लोग को समझ में आता। हम जो भाषा बोल रहे हैं बस यही बात कर रहा है कि प्रसव पूर्व जो प्रसव पूर्व आप सलाह दे रहे हैं तो उसको कर रहे हैं कि आप स्कैनिंग करा लीजिए। तो स्कैनिंग करा लीजिए, तो स्कैनिंग क्यों करा लेंगे भाई? इसके लिए इसलिए कराना है कि अनुवांशिक स्थिति की जोखिम के मूल्यांकन करने के लिए। नहीं कहता अल्ट्रासाउंड करा लीजिए भाई, अल्ट्रासाउंड क्यों? किसी तरह के बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ समस्या तो नहीं है, डॉक्टर इसलिए कहता है ताकि समस्या का अनुसार जो समाधान हो वो कर लिया जाए समय के अनुसार। फिलहाल हम यहीं तक रहने देते हैं। टीके के लिए प्रबंधन के लिए सबसे अधिक उपयोगी किया जाने वाला, तो सबसे जो टीका के जो प्रबंधन में सबसे उपयोगी किया जाने वाला वो होता है सबक्यूटेनियस वाला, ये सबक्यूटेनियस कहते हैं। इंट्रामस्कुलर होता है। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ले लिए हैं इसमें समझाने को। क्या करें, क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि 2-3 बार हम नहीं समझाएंगे तो जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे 2-3 बार आप डिटेल क्लास जरूर पढ़िएगा। बिना डिटेल क्लास पढ़े इसे सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा तो जल्दी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। चीज़ें कुछ नहीं है, आपको बार बार करा, केवल घुमा दिया है एग्जाम में। कहता टीके के लिए कौन सा प्रबंधन मार्ग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इंट्रामस्कुलर जो है सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद। नेक्स्ट आपको क्लास मिल जाएगा दूसरे दिन।